हेलो बच्चा लोग, हम लोग शुरू करने वाले सारा आकाश। सारा आकाश का चैप्टर 12, ऐसे देखा जाए तो उत्तरार्ध सेकंड पार्ट का चैप्टर 2। चलिए स्टार्ट कर। मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुमने खुद देखा? प्रभा दूसरी ओर देखती रही। मैंने कौन? समर। समर ने पूछा और प्रभा इतना, ये लोग बात कर रहे थे, प्रभा कहीं और देख रही। बोली, खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीबी बता रही थी उन्होंने देखा भी था। वह कहती थी कि आपको बताएंगी। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भरकर नमक डाल दिया। याद है फर्स्ट पार्ट जिसमें ये पहली बार रसोई बनाई थी और उसमें नमक ज्यादा था? ये नमक किसने ज्यादा मिलाया? भाभी ने। हूँ दोनों कूनियों के सिरे सहारे उठा हुआ मैं हथेलियों पर अपना गंभीर मुख रखे गहराई से सोचता रहा। उसे तरह पूछा, तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली? माने इसको लग रहा है नमक या भाड़ में, चलो तुम मेरे से बात क्यों नहीं की, उसके बारे में बताओ। आने के दिन ही इतना बड़ा अपमान क्यों किया? माने बोल रहे कि इसको लग रहा है मेरा इंसल्ट हुआ, तुम आई हो और तुम मुझसे बात नहीं की, तुम एक लड़की हो और एक लड़के से बात नहीं की। प्रभा एक घुटना उठाकर बैठी थी। दोनों बौहे उस घुटने के चारों तरफ मंडलाकर डाल दी थी और दोनों हथेलियां घुटने पर फैलाकर उस पर ठोड़ी रख ली थी, लाइक नॉर्मल ऐसे करके, ऐसे चिल। इसी तरह बिल्कुल शांत, अविचलित, मान एकदम स्टेबल फीलिंग्स भाव से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। जो जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा था समर के थ्रू सब बता रही थी। कोठरी के बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा हो रही थी और दूधिया फुहार का एक एक आयताकार टुकड़ा तिरछा होकर हमारी चारपाई के पास जा रहा था। इसका मतलब होता है एकदम फुल मून है, उसका रोशनी आ रहा है, वो थोड़ा सा कोई लकड़ी का कुछ था तो उससे बेंड हो जा रहा था और इन तक आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। उतार चढ़ावहीन स्वर में कहा, माने ये सब तो होता रहता है, उस आवाज में इसने कहा, अपमान तो नहीं? क्या आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया? फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैंने एकदम डीप। छोड़ो भी, उन बातों को दोहराने से अब क्या फायदा? किस्मत में लिखा था, हो गया। मैंने इंटेलिजेंट है भाई, जो बात बीत गई सो बीत गई। किस्मत विस्मत कुछ नहीं है प्रभा, अचानक से इसको कुछ हो गया, शौक ऐसे बोलते हैं। मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है, अब बताओ ना, हम तो इतनी खुशामद कर रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अनुरोध माने रिक्वेस्ट के स्वर में बोला और धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका कोमल हाथ ऐसे बेजान और ठंडा था कि मुझे खुद रोमांच हुआ है। मैंने एकदम जान ही नहीं है और इसको थोड़ा सा गूजबम जैसा हो रहा है उसका हाथ पकड़। हाथ उसने यो ही रहने दिया। मेरी इस बात पर विद्वानों और अनुभवियों की तरह धीरे से हंसी, माने एकदम इंटेलिजेंट पर्सन जैसे हंसी। इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद कर भी ली तो क्या हुआ? माने इतना मेरे को ट्रबल दिए हो और अभी तो रिक्वेस्ट माने हंसा रहे हो तो क्या बात है? फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दी बोली, हफ्तों से जागने की थकान थी। क्यों? शादी का टाइम, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत उदास माने ठीक नहीं थी। जरा जरा सी देर बाद घर की याद आती। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया। क्या किस्सा? कि उसका पति छोड़ दिया एंड सो ऑन। और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ बातें करने वाली थी। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह कमभक्त सावल की बहू जल मरी। सावल की बहू कौन थी? जो पड़ोस में एक लेडी थी, वो जल के मर गई थी, जो इंट्रोडक्शन में पता चलता है। तो इतना सारा एक न्यूली वेड को पता चलता है कि भाई इतना डिजास्टर होता है शादी करने से। अभी मिसेस मूवी आया बच्चा, वैसे तो यहाँ पे उसको धक्का सा लग गया प्रभा को। और भी दो एक बातें ऐसी हो गई कि रोने के सिवा कुछ भी नहीं सूझा। बोलने का तो कतई मन नहीं था, बोलने का माने बात करने का। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने का, सारा हौसला तो वही मर गया। क्या बात करती? सोचो एक इंसान से शादी हो गई, पता चले उसका मन ही नहीं था शादी करने का, तो सोचो कैसे लगेगा। देखो प्रभा, जब बताने बैठी तो छिपाओ मत, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। तुमने विश्वास दिलाया कि साफ साफ बताओगी, फिर अभी से चालाकी? क्या चालाकी की हाइड कर? मेरे मुलायम और अनुरोध भरा स्वर अनजाने कांपकर थरथराने लगा। मैंने एकदम डर रहा। आगे बढ़कर मैंने उसके गोद में सिर रख लिया और चित लेट गया। चित माने एकदम सीधा। जाने क्या मुझे लगता था कि वह झटक कर मेरा सिर हटा देगी। क्या प्रेम जताने आई हो? एक मांसल उष्णता, मांसल माने बॉडी से बॉडी टच होता है, तो मांस का एक हीट, एक वैसा गर्माहट से मेरे मस्तिष्क की एक एक शिरा लरज रहा था। मैंने पूरा एकदम लाइन बन गया था इसके सर पर। उन्हें अब रहने दो ना। कोठरी के अंधकार में उसके चेहरे की सिर्फ छाया सी दिख रही है। लेकिन जैसे ही मेरे माथे पर दो जलती बूंदे टपकी तो मैं हिचुक पड़ा, चिहुक पड़ा। माने रो रही थी प्रभा, इसलिए माथे पे दो बूंदे उसके। उंगलियों से उसकी ठोड़ी अपनी ओर घुमाया और स्नेह से डांट कर बोला, यह क्या बेवकूफी है? अब 24 घंटे रोगी? सी कौन बोल रहे? क्योंकि खुद रोता था। और मैंने हल्के से उसकी गाल पर एक चपत लगा दिया ऐसे थप्पड़ से। उसके होठों पर झलकती लाज खिली मुस्कान में मेरी कल्पना की आंखों के आगे साकार हो गई, पर साथ ही मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। मैंने वो थप्पड़ मारा था ना, उसको वो याद आ गया, बट झट से हाथ हटा दिया।
ध्यान आ गया इसी गाल पर, इन्हीं हाथों पर तमाचा पड़ा था, इन्हीं हाथों से, और वह तिल मिला उठी थी, माने डर गई थी। वह भी उस मिट्टी के डेले के लिए। मिट्टी का डेला क्या था? गणेश जी जो बना था, याद है? मिट्टी का डेला, भाभी की जो बेटी थी उसकी पूजा में मिट्टी को गणेश जी बनाया गया था, बट उसको ये गणेश जी नहीं समझकर क्या की थी? बर्तन धो दी थी, जिसे पंडित ने गणेश बना दिया। रोशनी होते तो देखता उंगलियों के निशान अब भी है कि नहीं। लगा प्रभा को भी उस दिन की बात याद आ गई। सक पका कर मैंने डर कर मैंने एकदम विषय बदल दिया। अच्छा प्रभा, एक बात बताओ, भाभी और अम्मा तुमसे इतनी नाराज क्यों है? प्रभा ने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर घूट भरकर बोली, मुझे क्या पता, हमारी किस्मत में यही लिखा है। माने भाभी और माँ जो इसकी सास है उदास रहते तो रहती है भाई। देखो प्रभा, तुम्हें मेरी कसम, इस वक्त मैं जो भी जानना चाहता हूँ मुझे बताओ। तब से किस्मत किस्मत लगा दी, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता। जिंदगी में पहली बार मैंने भाग्य का विरोध किया, क्योंकि खुद भी किस पे विश्वास करता है? भाग्य पर। यह क्या बुरी आदत! बोलने की देर नहीं हुई कि मेरी और तुम्हारी कस्में चलने लगी। उसने प्यार भरी झुंझलाहट से कहा। उसके दोनों हाथ पहले तो मेरे गर्म माथे पर निश्शेष रखे थे, मैंने ऐसे, फिर धीरे धीरे मैंने उलझे बालों पे घूमने लगे। उसके बाल को सहला रही है, जाने कितनी बोतले की नशा मेरी नस नस में उतर है। मानी इसको तो रोमांस फील आ। यूं ही उंगलियां चलाती वह बोली, अम्मा बाबूजी को नाराज करने का तो कारण साफ है। क्यों? क्योंकि ये दहेज नहीं लाई, लेना देना उनके मन लायक नहीं। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी। इसमें पढ़ी लिखी होना भी एक दुर्गुण हो गया, कि मैं पढ़ी लिखी हूँ वो भी एक नेगेटिव क्वालिटी है, दुर्गुण मतलब। यो मुन्नी बीबी ने तो इसका खूब प्रचार किया कि दबी जबान से अम्मा ने भी संतोष प्रकट किया कि लाई चाहे कुछ नहीं हो, लेकिन बड़ी बहू से लाख दर्जे अच्छी हो देखने सुनने में। माने अम्मा ये एक्सेप्ट की कि सुंदर है बड़ी बहू से। बस तुम्हारी भाभी को नाराज करने के लिए दो तीन बातें काफी है। दो विमेन है, एक को ज्यादा सुंदर बोलो तो इशू। दिन रात वे अम्मा के कान भरती थी, मैं सुनती और चुप रहती। कहती किसे जाकर, तुम भी तो नाराज थे। बहुत बार मन में आती कि मैं सावल की बहू की तरह माने मर जाऊं। सोचो प्रभा पे क्या गुजरा है कि एक बार थॉट भी आया सुसाइड का। आगे गला भराया, मैंने रोने जैसे हो गई, दो तीन बूंदे टपकी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर देखा, प्यार से डांट कर बोला, खबरदार प्रभा जो इस तरह की बात की। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर सिर नीचे झुकाया और धीरे से उसके शीतल पपड़ाए होठों को चूम लिया। मैंने दे किस्ड। मुझे लगा मानो जलती ब्रांडी का घूट मेरे नस नस में छनछना आ रहा है। सब लाइंस कोई मायने नहीं रखता है, इग्नोर कर सकते हो। मैंने एक अल्कोहल का नशा जैसे मेरे अंदर छा गया। कांपती भरी आवाज में कहा, मैंने कांपता हुआ आवाज में बोला, प्रभा बस इस बार इस गलती को माफ कर दो। मालूम नहीं मैंने ऊपर कौन से भूत सवार हो गया, या मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर ले कि कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो ले। माने ये लोग प्रॉमिस करेगा। प्रभा ने अपने गाल से मेरे होठों को दबा दिया और बात टूट गई। आंसू फिर बहने लगा। मैंने झड़क कर कहा, फिर वही, तुम बड़ी कमजोर हो प्रभा, लेकिन तुम किसी ने जबान पकड़, तभी किसी ने जबान पकड़ ली, क्योंकि कमजोर वो नहीं समझ जो ऐसे ऐसे आंधी तूफान के बवंडरों से नहीं डगमगाई, वह कमजोर है। तभी याद आया, कल प्रभा छत पर बैठी रो रही थी, मैंने रोते हुए पहली बार देखा। सवाल तभी से उठ रहा था। पूछा, अच्छा प्रभा एक बात और बताओ, ये कब था? 10th चैप्टर का एंडिंग में, कि वो रो रही थी और एक गया था, तभी इन लोग का पैचअप हुआ था। तो ये वो चीज है। उसने यूं ही कहा, तुम कल रो क्यों रही थी? इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें रोते शायद कभी नहीं देखा। जब मैंने चाटा मारा था तब भी नहीं रोई थी। इस बार प्रभा का स्वर कड़ा हो गया। मैं क्या, उस दिन कोई भी खूब रोता, इतनी बड़ी हो गई, अभी तक चरित्र माने कैरेक्टर पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। उस दिन जो सुना बस ऐसा चुप हो गए। क्या सुना? बाबूजी ने इसके चरित्र पर उंगली उठाई। कुछ देर बाद भावाविश स्वर में बोली, माने इमोशनल होकर और गुस्से में बोली, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे मैं जहर खा लूं। माने इंसान कुछ भी सह ले, बट कैरेक्टर पे उंगली नहीं सहेगा। मैं चुप हो गया। लगा उसकी दृढ़ता के आगे मैं बौना हूं, मैंने कुछ भी नहीं हूं, छोटा हूं। चिंतित स्वर में कहने लगा, हमारी घर का वातावरण रोज रोज गंदा हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? फिर उन्हें संतावना देते से बोला, तुम भी क्या सोचती होगी पढ़ लिख कर किस कुएं में आई? ऑब्वियसली इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतना गंदा घर। सहसा प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया, काफी देर तक चुप रही, फिर जाने कहा से बोली, मुसीबतें हमेशा तो नहीं रहती, तुम पढ़ लिख लो, कुछ तो आसानी हो जाएगी, मैंने काम मिल जाएगा। तो तुम्हारे साथ साथ रहूंगी तो कुएं खाई कहीं से भी नहीं डरूंगी। ये होती है एकदम टिपिकल, नहीं होता एक अच्छी विमेन जो अपना पति का साथ दे रही। अकेले पड़ जाने पर भी जी घबरा उठता है। उसके भीगे स्वर के रोमांचों को मैंने दिल की गहराई में महसूस किया। मैंने वो जैसे रो रो के बोल रही, उसको इसने डीपली फील किया। अच्छा तुमने तो इतना सवाल पूछ लिया, अब मैं भी पूछूं? नहीं प्रभा नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाऊं। समझ लो कि पागल था। उन दिनों दिमाग ठीक नहीं था। प्रभा का आपसे तुम पर आना अच्छा लगा, अपनापन दिख रहा।
सुबह सुबह मैंने प्रभा से कहा, प्रभा जो हुआ सो छोड़ो, वह सिर्फ मेरी गलती थी, अगर मेरी मजबूरी समझ सकती हो तो मुझे माफ कर दो। हमारी घर की हालत तुम देख रही हो, तुम खुद समझदार हो, इन सारी परिस्थितियों में हम लोग कैसे, या निश्चय भी हम नहीं करेंगे। मैंने कैसे रहे नहीं समझ आ रहा, इतना डर्टी सीन में मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, समर को अच्छा लग रहा है। इसमें मैं क्या बताऊं, जैसे तुम कहोगे मैं मंजूर हूं, मैंने वापस से एक औरत जैसे बात कर रही है, नॉट औरत जैसे, मैंने जैसे पहले की होती थी कि वो डिपेंडेंट वुमेन टाइप्स। बताओ आज तक मैंने कभी तुम्हारा विरोध किया? मेरी बाह पर सिर रखे छत की और देखती हुआ बोली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें, फिर खूब सोच समझ कर नतीजे पर आए। कहने को मैं कह तो दिया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा तुमसे विरोध में कहीं गई बात सुनी जाएगी? जल्दी से बोला तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूँ। माने वो बोल रही है अगर मैं विरोध में कोई बात बोलूंगी तुम सहोगे, तो ये अचानक से बोला तुम जो बोलोगे, प्रभा को बोल रहे तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। घर की सारी परिस्थितियां तुम्हें इस लायक नहीं लगती कि उन पर बैठकर बात की जाए, आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों? तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। तो यहाँ पे बोल रहे पढ़ी लिखी हो, बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या। फिर वही पढ़ने लिखने पर तानेबाजी। प्रभा का स्वर तेज हो गया, तुम भी अपने घर वालों की भाषा बोलोगे? मैंने उसको लग रहा है कि पढ़ाई पर टोन। बताओ इस पढ़ने लिखने का कहाँ ले जाओ? माँ बाप ने पढ़ा दिया तो क्या करूं? जो कुछ पहला पढ़ा था सब भूल गई, किसी के घर में आज तक पढ़ने लिखने का घमंड नहीं दिखाई। स्वर में नाराजगी थी और गले में गीलापन, क्योंकि इसको इतना सुनाया गया इसके पढ़े लिखे होने पर कि इसको अब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अपनी गलती महसूस हुई, इस बेचारी को बिना जवाब देने का अवसर दिए इस बारे में इतने ताने सुनने पड़े हैं कि अब अपने को रोक नहीं पाती। दुलार से उसका मुंह अपनी ओर मोड़कर कहा, तो बाबा ये सब मैं कहाँ कह रहा हूँ, लगता है इतने दिनों की चुप्पी का बदला निकालने का उधार है। माने तुम अब जो रिएक्ट कर रही हो वो इतना क्या कर रही हो, बदला ले रही हो मेरे। मुंह से बात निकली नहीं तो काटने दौड़ी, पुरानी शराब की तरह तेज हो, जितना पुराना अल्कोहल उतना क्या बोलते हैं तेज, वैसे ही उसे खुश करने के लिए आगे जोड़ा, मैंने हाथ जोड़ा। आदमी जरा पी लो तो चस्का ही ना छूट एक सेकेंड छूटे और जिंदगी भर नशे में पड़े रहे। बेरुखी से वह बोली, मैंने नाराजगी से। इन शब्दों का अर्थ मैं भी जानती हूँ, फिर शायद लगा कि स्वर से ज्यादा कड़ाई आ गई, मैंने आवाज में थोड़ी कड़ाई है। लजाने का भाव दिखाकर कहा, मैंने शर्मा कर, 2 दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो बात कर रहे थे, वह तो चूल्हे भाड़ में गई और लगे ये बेकार की बात करने। मैंने इंपॉर्टेंट बात तो तुम हटा दिए और बेकार का बात चालू कर। एक्सपर्ट शब्द कानों से खट से लगा। प्रभा शिक्षित है, यह बात इतनी तरह दोहराई गई कि इसका अर्थ ही खो गया। इस शब्द से पहली बार मुझे ध्यान आया कि किसी गांव कस्बे से घिरे वातावरण में रहने वाली नहीं, अच्छी शहर परिवार की इकलौती लड़की। अच्छे से सुनना इंपॉर्टेंट है। प्रभा गांव की नहीं शहरी लड़की है। नंबर 2, किरण के पहनने ओढ़ने के ढंग बोलचाल के तौर तरीके को देखकर मेरे मन में आया, किरण कौन? समर के बेस्ट फ्रेंड की बीवी, दिवाकर की पत्नी। पहनने ओढ़ने का ढंग माने कपड़ा पहनना, बोलचाल माने बोलने का तरीका। मेरे मन में है कि काश ऐसी समझदार और सुरुचिपूर्ण पत्नी मेरी भी होती, माने समझदार और इतनी सोशल इतनी अच्छी लड़की मेरे को मिलती। उस सिलसिले से मैंने प्रभा को कभी याद नहीं किया, वह तो कभी घर का काम धाम करते रहने वाली एक नगण्य प्राणी, मैंने एग्जिस्ट नहीं करती वैसी प्राणी की तरह मेरे सामने आई। अब याद आई कि सिनेमा देखना तो बेचारी हमारे यहाँ तो सिनेमा के पोस्टर तक देखने को तरस गई। कहानी उपन्यास की एक एक लाइन पढ़ने को तड़पती हुई, होता है ना बुक बुक पढ़ना पसंद हो तो। शहर की लड़कियों के तो जाने कितने सपने होते हैं, कितने शौक होते हैं, बेचारी ने अब हमारे घर में दफना दी। तभी दिवाकर के घर और अपने घर का अंतर सामने आया। कम से कम पढ़ा लिखा होना एक दुर्गुण तो दुर्गुण में तो शुमार नहीं होता। माने ये तो नहीं माना जाता है दिवाकर के घर पे कि कोई पढ़ा लिखा है तो वो उसके अंदर नेगेटिव क्वालिटी। क्या कभी हमारा घर भी वैसा होगा, किसकी तरह? दिवाकर की तरह। मैं भी प्रभा से किसी दिन कह सकूंगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण आएंगे उसके साथ चाय पीने, लेकिन और आगे नहीं सोचा। अपने आप एक गहरी सांस मुंह से निकल आई। प्रभा ने मेरी सांस सुनी और झकझोर कर बोला, मतलब ये अपने थॉट्स में गायब हो गया था। इतना प्रभा देखी क्या सोच रहे, इतना उसको बोली। अब क्या सोचने लगी, फिर मेरे माथे पर झुककर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? एक्टर वाली बात बुरी लग गई क्या? मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। जाने क्यों लगा यह जो कुछ कहे और कर रही है वह सच्चे मन से नहीं करी, माने जो कुछ सेवा कर रही है वो सच्चे मन से नहीं करी है घर के लिए। सोचती होगी कि बांध दी गई हो तो निभाना होगा, माने शादी हो गई तो निभाना होगा। निश्चय मन के भीतर कहीं वह मुझे अपने लायक नहीं मानती, माने इसको अभी सेल्फ डाउट आ रहा है समर को। बताओ ना। इस बीच उसने फिर अनुरोध से कहा, देखो मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगी,
तुम मेरी एक बात मान लेना, मुझे बहुत बकबक करने की आदत है, जो मुंह में आता है बक देती हूँ, मेरी किसी भी बात को बुरी मत मानना। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। किसको बकने की आदत है? प्रभा को। माने प्रभा थोड़ा बोलती ज्यादा थी, मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं, बाद में अफसोस होता है। इतने दिनों चुप रही सो कुछ कुछ बोलने की याद आती है। रमा भी कहती है कि मैं बहुत बकवास करती हूँ। रमा कौन? बेस्ट फ्रेंड प्रभा की। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन अपनी बातों से मन बहुत उदास हो गया। सचमुच मैं इस लड़की के लायक हूं कि नहीं? ऊपर से पूछा कौन? रमा, मेरे क्लास फेलो है, माने क्लासमेट। उत्साह से सब कुछ भूलकर रमा के बारे में बताई। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रही थी, अपनी क्लास की सबसे शैतान लड़कियों में। सोचो, प्रभा और रमा कभी एकदम नौटी लड़कियों में आती थी। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त है, लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं। ये लाइन आ सकता है, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे बच्चा बाद में। हम लोग आपस में सोचा करती थी कभी शादी नहीं करेंगे, खूब पढ़ लिख कर गांव में चली जाएंगी, अब स्त्रियों को पढ़ाएंगे। सोचो कितना ऊंच विचार है, खुद पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी, या गाइस, तो ये लोग का विचार था खूब खूब खुद पढ़ेंगे, उसके बाद गांव की औरतों को भी शिक्षित करेंगे। देख रहे हो, कभी सोचा थोड़ा सा सामान हाथ लेकर सारे हिंदुस्तान को पैदल टूर करेंगे, खूब विस्तार से अपनी डायरी लिखेंगे। माने वन मोर थॉट, इन लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। नए नए गांव शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे, गुंडे बदमाश और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखेंगे। माने ये सब भी सीखेंगे ताकि खुद का हेल्प खुद कर सके। और भी बैठी बैठी जाने क्या क्या बातें करती, घर और बाहर वाले सब कुछ नाराज होते कि जाने लोग कैसी बातें करती है कि खत्म नहीं होती। हम लोग उन्हें और भी चढ़ाते। अचानक मैंने बात काट कर पूछा। मैंने समर बोला, अच्छा प्रभा, तुम्हें शादी करने का बहुत अफसोस है ना? प्रभा झटके से चौपड़ी, नहीं तो क्या तुम क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा? मैंने तुमको ये क्यों लग रहा है, मैंने ऐसा बोला क्या? फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो मैं कहती थी ना मुझे बोलने की आदत है, मुझे रोक दो, क्या करूं, याद ही नहीं रहता, वही बात हुई ना। और वह देर तक खिलखिलाई। मैंने हंस रही है, मुझे उसका यू उन्मुख माने फ्रीडम के साथ उन्मुख माने खिलखिलाकर हंसना बहुत अच्छा और आश्चर्य लगा कि इतना सब कुछ सह चुकने के बाद भी बिना झिझक हंस रही है, बातें करती जा रही है। मैं तो अपनी याद में कभी यो हंसा नहीं, मैंने इसको लग रहा है मैंने तो हंसा ही नहीं कभी। अचानक हंसना रोका उसने, मेरी कनपट्टियों को दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर ऐसे सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो मैंने जो कुछ भी कहा उसे बिल्कुल भूल जाओ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो, मुझसे जो कुछ कहोगे मैं करूंगी। मुझे दिवाकर और बाबूजी की सारी बात याद आई। पूछा, प्रभा एक बात में सलाह दो? मैंने कहा ना, मुझसे सलाह मत मांगो, तुम जो कहोगे कहूंगी। प्रभा बोली, अरे सुनो तो सही, पहले बड़ी आज्ञाकारिणी बनी हो। मैंने नकली डांटा। मैंने, मेरा एक दोस्त है दिवाकर, वह भी पीछे पड़ रहा है कि मुझे थर्ड ईयर ज्वाइन करना चाहिए, माने कॉलेज। दूसरी तरफ भाई साहब और बाबूजी का कहना है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए ताकि घर में मदद करूं। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मैंने क्या करूं, नौकरियां पढ़ूं। वह बड़ी देर चुप रही, जैसे मुझे और कहने का अवसर दे रही है। फिर बोली, अब इसमें मैं क्या सलाह दूं तुमको, जो करना है करो। मुझे साफ लगा कि जो कुछ वह कहना चाहती है वह नहीं बोल रही, अपने मन के ऊपर ही ठीक लगने की बात कर रही है। मैंने सामने वाले को जो ठीक लगे वो बोल रही है। मैं तुमसे पूछता ही क्यों, मैं भी जो तय करूंगा उसका असर केवल मुझ तक नहीं, अब तक तो अपने लिए, घर वालों के लिए पढ़ाई का बहाना था, अब वह भी खत्म हो गया। जितना कुछ दिखता है उसे या तो साफ है कि पढ़ाई अब आगे चलेगी नहीं। क्यों? ड्यू टू मनी, लैक ऑफ मनी, इनके पास पैसे नहीं है। इतने दिन जैसे रो पीट कर काटे वही बहुत है, घर वालों को अब तत्काल मदद की जरूरत है। मैंने तुरंत, अब तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे। प्रभा ने जुमाई माने उबासी ले रही और बोली, तो ठीक है, कुछ करा लो, इतने बेमन से क्यों बोल रही हो? बिना मन से। मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं, लेकिन बताओ करूं क्या? और रहा काम, जो कहना सबके लिए बड़ा आसान है, जरा बाहर निकल कर देखोगी तो पता चलेगा कि काम कैसे मिलता है। बड़े बड़े इंटर बीए घूम रहे, कोई कौड़ी को नहीं पूछा, मैंने कोई भी नहीं पूछता है। बहुत कोशिश करूंगा तो 40-50 की नौकरी मिलेगी। तो दिन भर कलम घिसने पड़ेंगे, रात को फाइलें की गट्ठर बांधकर घर लाना होगा, मैंने घर पे भी काम करना होगा। बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, रात भर बैठे बैठे आंखें फोड़ो, मैंने बहुत कंसंट्रेट करके काम करो। भाई साहब लड़ाई के जमाने में नौकर हो गए थे तो समझते हैं कि अब भी वैसा ही आसान है। मैंने जब ब्रिटिश ये सबसे लड़ाई झगड़ा था तब से वो काम करे, तो तब तो काम पाना आसान था, उनको लगता है अब भी काम पाना आसान है। भाई साहब, वह जमाना तो नहीं रहा, लेकिन ये बातें समझे किसे, समझाए किसे? हमारी तो अकल काम नहीं करती। पास में कोई डिग्री हो तो कोशिश भी की जाए, अब किसी से क्या जाकर कहें, जी हम इंटर पास है, माने 12th पास है, और वह बेचारा भी क्या नौकरी दिलाए। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? मैंने कुछ तो बोलो यार, मैं 12th पास हूं, मैं क्या करूं, क्या बोलूं बताओ? कहो तो किसी स्कूल में मास्टरनी वास्टरनी की नौकरी कर लूं, माने मैं खुद नौकरी कर।
उसके स्वर में परिहास खनक उठा, मैंने मजाक, जैसे घर की सारी स्थिति की और संकेत करी। एकदम बड़ा सा मुंह फाड़कर मैं बोला, घर से और निकलवाना यह बात अगर जरा भी अम्मा या भाभी के कान में पड़ गई तो समझ लेना तूफान उठेगा, कि घर की बहू काम करने जाएगी, कि घड़ी पहनकर खाना बनाने वाली दिन भूल जाओगी। मैंने घड़ी घड़ी पहनकर फौजी किचन में काम की थी ना, इसको ताना सुनाया गया था। फिर इन परिस्थिति और इतनी मजबूरी पर खुद ही गुस्सा आने लगा। सच प्रभा, कभी कभी तो ऐसा झुंझुलाहट होता है कि कहीं भाग जाओ, तुम भी सोचोगे कि किस निकम्मे माने जो काम चोर टाइप से उससे पाला पड़ा। ये दिल की बात कहते हो, अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। आराम चैन तो सवाल नहीं, ठीक से पहनना ओढ़ना भी नहीं आता। मैंने आराम तो छोड़ दो, कंफर्ट जो नीड है वो भी पूरा नहीं हो रहा है पहनना ओढ़ने का। मेरे पास खुद कपड़े नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है। मैंने इसके लिए केयर करे तो मुझे मत करो। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। दिवाकर की वाइफ रोज पीछे पड़ी कि तुम्हें किसी दिन ले चलूं, लेकिन बताओ कैसे जाऊं। अब तो मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन वो लोग ना आ जाए। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने दिवाकर को यह बात नहीं बताया कि प्रभा आ गई। अगर आ गए तो हम लोग उन्हें कहाँ बैठाएंगे, इनका घर का स्थिति ऐसा नहीं है कि जहाँ बैठाया। झट प्रभा बोल पड़ी, हाय सच्ची, यहाँ ले आओ, ले भी मत आना। क्या कहेंगे यहाँ का सब देखकर, माने जो सिचुएशन है उनकी खातिर करने के लिए भी तो कुछ भी नहीं है। मुझे खुद यही चिंता है। कभी कभी तो सच बड़ा गुस्सा आता है, मन में आता है कि छोड़ू सब चक्कर, बक लेने दूं जिसको जो चीज में आए और खूब मन लगा कर पढ़ो। फिर इसके बाद अच्छी सी नौकरी करके खूब ठाट में रहो। जितने की अब नौकरी मिलेगी इतना तो तब आसानी से मिल जाए। मैं स्वप्नाश्चिक माने सपने में एकदम खो गया। किस किस का चिंता करे, सब अपना अपना स्वार्थ देखते, सब अपना भाग्य में भाग्य लेकर आते हैं। फिर आत्मा नहीं मानती, माँ बाप के लिए भी तो कुछ अपना फर्ज है। माने इज वेरी मच लाइक दैट, कि क्या करूं, तुम्हारे लिए सोचूं, माँ बाप के लिए सोचूं। सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला रहा है, माने सुबह हो गई। प्रभा अपने हाथ पांव हिलाकर जो माया लेकर व्यक्त करिए कि अब जाना हो, माने अब जाना पड़ेगा काम के लिए, उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। बेस्ट लाइन। इसका मतलब है जो ज्यादा नौकरी पा लेते हैं ना, तो वो लोग और दूर चले जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर ऐसा आ जाएगा कि तुम और ज्यादा फर्ज अपना निभा नहीं पाओ। मैं उसके और प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा कि इस कहने का मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये था कि जो ज्यादा अच्छी नौकरी पा लेते उसके बाद ज्यादा अच्छे से फर्ज नहीं। तो यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं बच्चा। थैंक यू सो मच।